हेलो स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आर सी केतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग पार्ट फर्स्ट। ये हमारी बुक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 6 है, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास में हम 6.1 से लेकर 6.3 तक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, कोडल प्रोविजंस ऑफ IS 13920 और फ्लेक्सिबल मेंबर क्लॉज, लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। पहला इंट्रोडक्शन, जो हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन का मेन कोड है वो है IS 1893। तो वो ये कोड को उस कोड के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो एक्चुअल फोर्सेस जो स्ट्रक्चर के ऊपर अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में आते हैं, वो जो हमारे कोड में डिजाइन फोर्सेस कैलकुलेट किए हुए हैं उससे भी ज्यादा होते हैं। बस हम ये है कि हम बस एक डिजाइन कर रहे हैं बचाने के लिए स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है उसमें एक डक्टाइल प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल वह मटेरियल होता है कि जब हम उस मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं तो वो एक लार्ज एलोंगेशन में, उसके एलोंगेशन लार्ज एलोंगेशन हो जाता है और वो वापस अपनी मतलब फेल होने से पहले वो एलोंगेट हो सकता है। और रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर स्ट्रक्चर्स के टर्म्स में अगर हम उसमें समझाएं तो ये होता है, डक्टिलिटी मीन्स ये होता है कि वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से पहले इलास्टिकली डिफॉर्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स और स्ट्रक्चर्स है उसमें अगर हम उसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है तो उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो इस डक्टाइल प्रॉपर्टी के लिए हम एक कोड पढ़ेंगे जिसका नाम है IS 13920/1993, जिसका नाम है डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस। इसी कोड में हमें ये पता चलेगा कि हमें जो डक्टाइल डिटेलिंग करनी है स्ट्रक्चर की, वो कैसे कैसे करनी है जब उस स्ट्रक्चर को सिस्मिक फोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे हम। तो ये उस कोड है, कोड का जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है उसमें पॉइंट नंबर 3 में टर्मिनोलॉजी है, पॉइंट नंबर 5 में जनरल स्पेसिफिकेशन, पॉइंट नंबर 6 में फ्लेक्सिबल मेंबर, पॉइंट नंबर 7 में कॉलम एंड फ्रेम मेंबर्स सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स, पॉइंट नंबर 8 पे जॉइंट्स ऑफ फ्रेम्स एंड 9 नंबर पे शियर वॉल। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डक्टाइल डिटेलिंग कंसिडरेशन एज पर IS 13920/1993। तो इस जो कोड है हमारा IS 13920, इसके अंदर हम मेनली एंकरेज और स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट की, स्पेसिंग, एंकरेज और स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, लेटरल रेनफोर्समेंट की, और जॉइंट्स ऑफ मेंबर्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो पहला बेसिक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 5, जो जनरल स्पेसिफिकेशन बताता है। तो इसमें जो जनरल स्पेसिफिकेशन है वो पहला पॉइंट है 5.1। वो ये कहता है कि जो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन होती है रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग की, वो हम IS 456, जो हम C 303 पढ़ रहे हैं, रेनफोर्स कंक्रीट RCC, उसके अंदर जो हम कोड यूज ले रहे हैं IS 456/2000, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करेंगे RCC बिल्डिंग्स की। बस अगर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, अगर वो इस कोड में IS 13920 में अगर उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है तो वो IS 13920 से करना है, नहीं तो अदरवाइज पूरा काम हमें IS 456 से करना है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर कोई बिल्डिंग है जो 3 स्टोरी से ज्यादा बन रही है, हाइट जिसकी हाइट 3 स्टोरी से ज्यादा है, तो उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज लेना है? M20, मतलब FCK की वैल्यू 20 मेगा पास्कल होना चाहिए। FCK होते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्यों क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो M20 से नीचे जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ है ना, बॉन्ड और शेयर में पूरी नहीं होती है, जो हमारी डिजाइन प्रोविजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद में हम ये थर्ड पॉइंट ये रहता है कि जो स्टील रेनफोर्समेंट है वो FE 415 या उससे लेस, उससे कम का ही लेना चाहिए। मतलब हमें FE 500 नहीं लेना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन हम करते हैं तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग स्टील यूज नहीं लेते, क्योंकि जो लो स्ट्रेंथ स्टील होता है वो मोर डक्टाइल होता है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा लंबी होती है और उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेन होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम लो स्ट्रेंथ स्टील यूज लेते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग स्टील। ठीक है, और इसलिए माइल्ड स्टील यूज लेना चाहिए। माइल्ड स्टील जो प्राइमरी रेनफोर्समेंट है, जहाँ पर अर्थ डैमेज ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जैसे बीम, वहां पर हम माइल्ड स्टील यूज लेना चाहिए। और हायर स्ट्रेंथ स्टील हमें वहां पे यूज लेना चाहिए जहाँ अदर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे फ्लेक्सुरल यील्डिंग कम होगी अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में। अब अगला टॉपिक है फ्लेक्सुरल मेंबर, क्लॉज नंबर 6।
फ्लेक्सुरल मेंबर वो मेंबर होता है जो टेंशन भी झेल रहा होता है और कंप्रेशन भी झेल रहा होता है, जैसे कि बीम। बीम के ऊपर टेंशन भी लग रही होती है, कंप्रेशन लग रही होती है, उसके ऊपर जब हम मोमेंट लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो वो बैंड हो रहा होता है। तो एक फेस पे उसके ऊपर टेंशन आ रही होती है, दूसरे फेस पे उसकी कंप्रेशन आ रही होती है, तो उसे बोलते हैं हम फ्लेक्सुरल मेंबर। ठीक है, जैसे कि हमने सेकेंडरी में पढ़ा था, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो जब हम फ्लेक्सुरल मेंबर की बात करें, तो इसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लेक्सुरल मेंबर की डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि दीज रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू फ्रेम मेंबर्स resisting earthquake induced forces and designed to resist flexure। ठीक है, जो फ्लेक्सुरल मेंबर है, जो फ्लेक्सर को रेजिस्ट करेंगे, ये सब रिक्वायरमेंट उसके ऊपर फॉलो करनी चाहिए। तो उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि जो फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस है जो मेंबर पे आने वाला है अर्थक्वेक लोडिंग के ड्यूरेशन में, वो 0.1 एफसीके से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट, जो फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस है जो मेंबर पे आने वाला है ड्यूरेशन अर्थक्वेक के लोडिंग के ड्यूरेशन में, वो 0.1 एफसीके से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मेंबर है ना उसकी विड्थ और डेप्थ, मतलब बी और डी का रेशियो 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो विड्थ है वो 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि डेप्थ जो डी है मेंबर की, वो जो क्लियर स्पान है उसकी 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वापस 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला है कि जो फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस होना चाहिए मेंबर पे अर्थक्वेक लोडिंग के ड्यूरेशन में, वो 0.1 एफसीके से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बी बाई डी का रेशियो है वो 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। जो विड्थ है मेंबर की, वो कम से कम 200 होना चाहिए, 200 से कम नहीं होनी चाहिए। जो डेप्थ डी है मेंबर की, वो क्लियर स्पान की 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट है 6.2 लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है 6.2.1 ए, ये कहता है कि जो टॉप और जो बॉटम रेनफोर्स है, ठीक है, इसमें एटलीस्ट 2 बार ऐसी होनी चाहिए जो पूरी मेंबर लेंथ के लिए लगी हो। ठीक है, अगर वो पूरा मेंबर लेंथ जितनी भी हो, जो दो दो टॉप की 2 बार और बॉटम की 2 बार वो शुरुआत से लेके एंड तक लगी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 बार। ठीक है, जो टेंशन स्टील रेशियो है, टेंशन स्टील रेशियो किसी भी फेस पे, किसी भी सेक्शन पे, ठीक है, वो जो रो मिनिमम इक्वल टू 0.24 रूट ऑफ एफ सी की अपन एफ आई से कम नहीं होना चाहिए। एफ सी की और एफ आई वही है जो हम पहले पढ़ते आए हैं। एफ सी की एफ आई मेगा पास्कल में, एफ सी के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वो कंक्रीट है, और एफ आई स्टील की स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसी तरह 6.2.2 ये कहता है कि जो मिनिमम मैक्सिमम स्टील रेशियो है, पहले आपने पढ़ा था टेंशन स्टील रेशियो, अब बढ़ रहा है मैक्सिमम स्टील रेशियो किसी भी फेस पे, किसी भी सेक्शन पे, पी मैक्स इक्वल टू 0.025 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है, कम नहीं होना चाहिए रो मिनिमम, और इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव स्टील है किसी भी जॉइंट फेस पे, वो एटलीस्ट जो नेगेटिव स्टील पे का एटलीस्ट इक्वल उसका आधा होना चाहिए। जो पॉजिटिव स्टील हो रहा है वो एटलीस्ट नेगेटिव स्टील का आधा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं हम टॉप और बॉटम फेस पे मेंबर के किसी भी सेक्शन पे लेंथ में अलोंग इट्स लेंथ, वो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट की 1/4 के बराबर होना जरूरी है। ठीक है, इसको आइए 456 में भी क्लेरिफाई किया है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट का होगा फॉर वो सिर्फ वर्टिकल लोड मोमेंट के लिए होगा, ना कि लेटरल लोड मोमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 6.2.5, ये एक्सटर्नल जॉइंट के बारे में बताता है। इसमें ये कहते हैं कि जो टॉप और बॉटम बार से अगर कोई हम एक्सटर्नल जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो टॉप बार है और बॉटम बार है वो इंकरेज लेंथ के साथ प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो जो बीम है वो साथ में इंकरेज लेंथ प्रोवाइड करना चाहिए, और जो वो इंकरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए, एल डी की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन प्लस 10 टाइम्स ऑफ बार की डाया, जो हमने इस डायग्राम में देख रहे हैं। हमने ये डायग्राम में देखा है, जो एल डी की वैल्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और एल डी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डी बी, जैसा इसमें बताया गया है ये वाली। ठीक है, एल डी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, और डी बी क्या है, बार इन डाया। ठीक है, तो मिनिमम जो हमारे एंकरेज लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन प्लस 10 टाइम्स ऑफ बार डाया माइनस द अलाउंस फॉर 90 डिग्री बेंड। अगर हम इंटरनल जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बोथ फेस की बार्स हैं बीम की, वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए थ्रू द कॉलम।
फिर अगला पॉइंट है लॉन्जिट्यूडिनल एनफोर्समेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द 6.2.6। इसमें हम पढ़ेंगे द लॉन्जिट्यूडिनल बार शेल बी स्प्लाइस। जो लॉन्जिट्यूडिनल बार्स है उसकी स्प्लाइसिंग हम जब करते हैं, ये तब करते हैं जब उस पूरी स्प्लाइस लेंथ पे हुक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो कितनी मिनिमम इस पे एक्सी कितनी होनी चाहिए, 150 mm। जो लैप लेंथ है वो जो बार डेवलपमेंट लेंथ है टेंशन में उससे कम नहीं होनी चाहिए। हम जब लैप स्प्लाइसिंग करते हैं, लैप स्प्लाइसिंग करेंगे तो वो विद इन जॉइंट नहीं प्रोवाइड करनी है और विद इन क्वार्टर लेंथ ऑफ मेंबर नहीं प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शेल बी स्प्लाइस्ड एट वन सेक्शन। और एक सेक्शन पे 50% से ज्यादा बार की स्प्लाइसिंग हमें नहीं करनी होती। फिर लास्ट सेकंड पॉइंट है 6.2.7। यूज ऑफ वेल्डेड स्प्लाइस्ड एंड मैकेनिकल कनेक्शंस मे आल्सो बी मेड। हमें वेल्डेड स्प्लाइसिंग भी कर सकते हैं और मैकेनिकल कनेक्शन भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456। However, not more than half of the reinforcement shall be spliced at a section। जैसा पहले भी कहा गया है कि 50% से ज्यादा हमें स्प्लाइसिंग नहीं करनी है एक सेक्शन पे, और जो स्प्लाइसिंग की लोकेशन है वो 6.26 जो हमने पहले पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो हम वेब में प्रोवाइड करेंगे। जो वेब रेनफोर्समेंट होता है ये वर्टिकल हुप्स का होता है, ठीक है। वर्टिकल हुक क्या होता है, वर्टिकल हुक एक क्लोज स्टीरअप्स होता है जिसमें एक 135 डिग्री पे हुक लगा होता है और जिसमें 10 डाया का एक्सटेंशन लगा होता है ईच एंड पे, ठीक है। और वो कोरिंग हो रखी होती है, ठीक है। कई सिचुएशन में उसको दो पीसेस का भी रेनफोर्समेंट बनाया जाता है जिसे हम यू स्टीरअप कहते हैं, जिसमें 135 डिग्री का हुक लगा होता है और 10 डाया की बार होती है, बट नॉट लेस देन 75 mm एट ईच एंड एंड एम्बेडेड इन कन्फाइनिंग कोर एंड क्रॉस टाई। और क्रॉस टाई क्या एक बार होती है जो 135 डिग्री हुक पे लगी होती है 10 डाई एक्सटेंशन पे। ये जैसे ये डायग्राम बने हुए हमारे ये दिखे रहे, ये जो 10 डीप लगा हुआ है ये नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 75 mm होना चाहिए। ये हुक है और ये यू स्टीरअप है। तो इन दोनों में से हुक भी प्रोवाइड कर सकते हैं और यू स्टीरअप भी प्रोवाइड कर सकते हैं वेब रेनफोर्समेंट के टाइम में। जो हम हुक प्रोवाइड करेंगे उसकी मिनिमम जो डाया होनी चाहिए बार की वो होनी चाहिए मिनिमम 6 mm की, ठीक है। पर अगर कोई बीम है जिसका क्लियर स्पान 5 मीटर से ज्यादा है तो हम मिनिमम बार की डाया 8 mm भी ले सकते हैं, ठीक है। अब shear फोर्स की जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में, जो shear force to be registered by the vertical hook shall be maximum of calculated factored shear force as per analysis and shear force due to formation of plastic hinges at both ends of beam। जो हम बेंट अप बार्स और इंक्लाइंड हुक की वजह से जो shear रेजिस्टेंस आएगा सेक्शन पे वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6.3.5 कि जो स्पेसिंग है हुक्स की एक लेंथ में वो पर लेंथ कितनी 2D एट आइदर एंड ऑफ ए बीम शेल नॉट एक्सीड। जो स्पेसिंग है हुक्स की वो D/4 और 8 टाइम्स द डाया ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, इनसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हाउएवर इट में नीड नॉट बी लेस देन, पर जो स्पेसिंग है हुक्स की वो 100 mm से कम भी नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट हुक है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 mm फ्रॉम द जॉइंट फेस होना चाहिए। वही वर्टिकल हुक्स की अगर हम सेम स्पेसिंग पे बात कर सकते हैं वो इक्वल टू 2D ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन होनी चाहिए। जब हम शेयर फोर्स की कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि 1.2 D + L और इस तरह ये पूरा पूरा वैल्यूज आएंगी स्वे टू राइट और स्वे टू लेफ्ट। और अगर हम बीम रेनफोर्समेंट बांधेंगे तो बीम रेनफोर्समेंट का ये डायग्राम है। ये आपके जो सिलेबस है सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कोडल प्रोविजंस है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि IS 13920 जो हमने पहले 2-3 कोड और पढ़ लिए उसके अकॉर्डिंग बीम में क्या डाया की वैल्यू कहाँ कहाँ कैसे कैसे डालनी है। तो जो क्लॉजेज हैं क्लॉजेज 6 क्लॉजेज 7 जो भी वैल्यूज आ रही हैं ये क्लॉजेज की टर्म्स वो पूछेगा डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, तो आप थोड़ा इसे याद करने की कोशिश कीजिए।